मॉडर्न खाना और देसी खाना। सीतापुर में रेनू अपने ससुराल में नई बहू बनकर आई थी। एक दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सोचा आज वो अपनी स्टाइल में नाश्ता बनाएगी। उसने टोस्ट पर बटर लगाया, जूस से ग्लास भरा और सबके लिए नाश्ते की टेबल लगाने लगी। तभी उसकी सास कमला किचन में आई और सामने का नजारा देखकर उसकी भौहें तन गई। हाय राम बहू, तूने ये क्या नाश्ता बना दिया? मम्मी जी, टोस्ट और जूस हेल्दी होता है। हेल्दी? इसका क्या मतलब? तू मेरे बेटे को भूखा रखना चाहती है? नहीं तो मम्मी जी। ये सब इस घर में नहीं चलेगा। पराठे बनाओ, अचार रखो और दूध गर्म करके दो। पर मम्मी जी रोज इतना भारी नाश्ता। अभी 4 दिन सही से नहीं हुए तुझे आए और तुझे लगता है हम सब तुझसे पूछकर नाश्ता करेंगे? मगर मम्मी जी डॉक्टर भी कहते हैं हल्का खाना सही होता है। अरे तो क्या मैं डॉक्टर को घर बुला लूं, उससे पूछकर रसोई चलाऊं? चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो कर। पता नहीं ये रोज रोज की बहस खत्म होगी कि नहीं। और शाम को जब सब डिनर करने बैठे तो रेनू ने सबको मंचूरियन चावल परोसे। थाली में दाल चावल ना देखकर कमला भड़क गई। हाय राम बहू, ये क्या परोसा है थाली में? मम्मी जी ये मंचूरियन राइस है, ये रात के खाने के लिए बहुत हल्का और अच्छा होता है। अरे मुझे नहीं खाना ये, मेरे दाल चावल कहाँ है? मम्मी तुम्हारे दाल चावल नहीं आएंगे। अरे वाह बहू, यह मंचूरियन चावल तो बहुत स्वादिष्ट बना। भाभी मुझे थोड़े और चावल दो ना। देखो तो इस बेशर्म को, पेट में जगह नहीं बची और खाना भरे जा रहा है। मम्मी जी आप भी खाना शुरू कीजिए ना। कभी नहीं, मैं ये बकवास खाना नहीं खाऊंगी। मुझे दाल चावल ला कर दे। पर मम्मी जी मैंने दाल चावल बनाया ही नहीं है। रेनू की बात सुनकर कमला गुस्से में उठी और किचन में जाकर उसने अपने लिए दाल चावल बनाए और फिर उनको सबके सामने खाते हुए बोली, ये होता है स्वादिष्ट खाना। मम्मी जी थोड़ा मंचूरियन ट्राई तो करिए। हाँ मम्मी थोड़ा तो खाओ, फिर उंगलियां चाटोगी तुम। अब सबके बहुत बार कहने पर भी कमला रेनू के हाथ का बना चाइनीज खाना नहीं खाती। सुन बहू, कल से मेरे लिए मेरा सादा और देसी खाना बनाना, वरना तेरी खैर नहीं। जी मम्मी जी। पापा आपको ये चाइनीज खाना कैसा लगा? मजा आ गया बेटा, मैंने तो पहली बार खाया ऐसा खाना। सच भाभी, आज का खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू देवर जी। अगले दिन दोपहर में रेनू मंचूरियन फ्राइड राइस बनाती है। सबको खाना पसंद आता है, लेकिन कमला फिर उससे गुस्सा हो गई। क्या रे बहू, मैंने जब तुझसे कल कह दिया था मेरे लिए देसी खाना बनाना, तब भी तूने ये बनाया। मम्मी जी मुझे देसी खाना बनाना नहीं आता। लो कर लो बात। सुना पंकज के पापा, इसको ये नौटंकी बनानी आती है और देसी खाना नहीं आता। अच्छा भाभी सच में? हाँ सोनी। हाय रे भगवान, मेरी बहू तो मुझे भूखा ही मार देगी। मम्मी अब तुम क्या करोगी? भाभी को तो सादा खाना बनाना आता ही नहीं। अरे क्या करे, अब मुझे ही अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन कमला अपने लिए सादा खाना बनाने लगी। उधर पंकज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और रेनू ने उसकी टिफिन में पास्ता और सलाद रखा। तभी कमला की नजर उस पर पड़ी। ये क्या पैक कर रही है? पास्ता रखा है मम्मी जी, ये सेहत के लिए हेल्दी होता है। तेरा मतलब क्या है? आलू पराठे जहर है क्या? नहीं मम्मी जी, पर रोज रोज भारी खाना। बस कर, ऐसे ही चलता रहा तो तू तो मेरे बेटे को भूखा मार देगी। नहीं मम्मी जी, मैं भूखा नहीं मार रही हूँ, बस थोड़ा हल्का खाएंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, तो क्या मेरे खाने से वो बीमार हो जाता है? मम्मी जी अब दुनिया बदल रही है, अब हर कोई हेल्दी फूड खाता है। दुनिया बदले या तो मेरे घर में पराठा ही बनेगा। अरे भाई सुबह सुबह ये क्या हंगामा हो रहा है? पूछ अपनी बीवी से, ये क्या टिफिन में रख रही है? ओह पास्ता, क्या बात है? हाँ? मतलब तुझे पराठा नहीं चाहिए? अरे मम्मी मुझे दोनों ही चीजें पसंद है। देखा, जो माँ की सुनेगा वो भरा पूरा रहेगा। रेनू ने आंखें घुमा ली और वो अपने काम में लग गई। अब शाम को आंगन में कमला बैठी अपनी बहू को ताने मार रही थी। अरे बहू, औरत को हर तरह का खाना बनाना आना चाहिए। मम्मी जी मैं रोज खाना बनाती तो हूँ। अरे यह भी कोई खाना हुआ? उल्टा टेढ़ा उबाल कर रख देती हो। लेकिन मम्मी जी अब जमाना बदल चुका है। जमाना बदलने से क्या सादा खाना पुराना हो गया? नहीं मम्मी जी, पर हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए ना। इस घर में घी तेल मसाले के बिना किसी को खाने में मजा ही नहीं आता, और तुझसे तो ये सब बनेगा नहीं। ये बातें हो रही थी तभी पड़ोसन सविता कमला से मिलने आ गई। क्या हुआ भाभी जी? अरे क्या बताऊं सविता, मेरी बहू को सादा खाना बनाना नहीं आता। बोलो। मम्मी जी मुझे चाइनीज खाना बनाना आता है। अरे वाह कमला भाभी, तुम्हारी बहू तो मुंह पर जवाब भी देती है। अब तू मुझे सिखाएगी? चुपचाप जाकर अपना काम कर। हाँ हाँ जा रही हूँ ना। रेनू का जवाब देने का अंदाज देखकर सविता ने मोहल्ले में खबर फैला दी कि कमला की बहू अपनी सास को जवाब देती है। अब जब भी कमला मोहल्ले में निकलती सब उसे टोकते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन सोनी कॉलेज से जल्दी घर आ गई। भाभी आज मेरे लिए पिज्जा बना दो ना। अभी बनाती हूँ। कुछ देर बाद पिज्जा तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही सोनी ने पहला टुकड़ा खाया कमला वहां आ गई। ये क्या, ये घर है या होटल?
अरे मम्मी, अब इसमें क्या बुराई है? कल से सिर्फ खाने में लौकी और तुरई मिलेगी। क्या, लौकी तुरई? अरे सोनी, पिज्जा अच्छा बनाया ना? हाँ भाभी, बहुत बढ़िया। बस बहुत हुआ, अब घर में सब नॉर्मल खाना खाएंगे, ये सब पिज्जा पिज्जा नहीं चलेगा। अरे मम्मी, कभी कभी चेंज भी जरूरी होता है, रोज रोज एक जैसा खाना खाकर हम बोर हो चुके थे। इस घर में कोई बदलाव नहीं होगा। रेनू अब समझ गई, कमला सिर्फ उसे ही नहीं पूरे घर को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। अगले दिन सुबह रेनू किचन में चाय बना रही थी, तभी कमला वहां आई। आज फिर वही फीकी चाय? जी मम्मी जी, हल्की चाय ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल बेस्वाद, घर की चाय तो दूध, अदरक और मसाले से बनती है। तो आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। मतलब अब तू अपने हिसाब से रसोई चलाएगी? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस सबकी सेहत का ध्यान रख रही थी। आय हाय, बड़ी आई सबकी सेहत की चिंता करने वाली। उसकी चिंता छोड़ और पहले घर की इज्जत संभाल। क्या मतलब? मोहल्ले में तेरा नाम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कमला की बहू बहुत तेज है। क्या? मैंने ऐसा क्या किया मम्मी जी? बस तेरी जबान बहुत चलती है। पंकज आंगन में टहल रहा था, तभी कमला गुस्से में वहां आई। बेटा, तेरी बीवी बहुत बदल गई है। अब क्या हुआ माँ? आजकल मेरी सुनती ही नहीं। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे अब सुबह सुबह तुम दोनों मत झगड़ो ना। अब तू भी अपनी बीवी का ही साथ देगा, है ना? हर बार मुझे ही गलत क्यों ठहराया जाता है? मम्मी रहने दो ना, अब इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। शाम को सोनी कॉलेज से वापस घर आई। उसके आते ही कमला ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। वो सबको सुनाते हुए बोली, बेटा अब इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। क्यों मम्मी, क्या हुआ? तेरी भाभी अब घर की बॉस बन गई है। भाभी, ऐसा क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं, बस थोड़ा हल्का खाना बनाया था और मम्मी जी उस पर ही मुझसे नाराज रहती हैं। अरे लेकिन इसमें क्या बुराई है मम्मी? बुराई है, घर की बहू को पुरानी परंपराओं से चलना चाहिए। ये आजकल के उल्टे सीधे तौर तरीके मुझे नहीं पसंद। वैसे भाभी, कभी कभी आप भी मम्मी की बात मान लिया करो ना। अगर मम्मी जी की हर बात मान ली ना, तो मेरी खुद की कोई सोच ही नहीं रहेगी। देखा तूने बेटा, अब ये मुझे जवाब देती है। अब रेनू चुप रहने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि आज तो जवाब देना ही होगा। मम्मी जी, आप कहती हैं बहू को पुराने रीति रिवाज मानने चाहिए, लेकिन जब आपने शादी की थी तब क्या आपने हर चीज वैसे ही की थी जैसी आपकी सास चाहती थी? अरे वो जमाना अलग था। तो फिर मुझे भी मेरे जमाने में जीने दीजिए ना। मतलब अब तो मुझे समझाएगी? नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर में मैं भी चैन से रह सकूं। मम्मी, आप भाभी की बात समझने की कोशिश करो ना। तू चुप रहे बेवकूफ, अब मुझे गलत ठहराएगी तो? घर में हंगामा होता देख राम प्रसाद सबको शांत कराने के लिए बीच में बोलता है, कमला, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हैं? आप भी बहू का पक्ष लेंगे? देखो, पक्ष विपक्ष छोड़ो, घर का माहौल मत बिगाड़ो। अरे पर मैं गलत नहीं हूँ। तो बहू भी तो गलत नहीं है। शुक्र है कोई तो है जो मेरी भी सुनेगा। अपने पति की बात सुनकर कमला थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। अब जब शाम को सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे, रेणु ने पूरे मन से चाइनीज खाना बनाया और कमला ने भी पूरे परिवार के लिए सादा खाना बनाया। दोनों ने अपना अपना खाना सबको परोसा। ये सब क्या बनाया है, दो दो तरह का खाना? हाँ पापा जी, आज मैंने सबके लिए मंचूरियन और चावल बनाए हैं। और मैंने भी सबके लिए बेसन की सब्जी, पूड़ी और पुलाव बनाया है। अब सब खाकर बताओ किसका खाना अच्छा बना है। मम्मी, खाना तो दोनों का ही अच्छा बना है। तो चुप रहे, तेरी बीवी ने तुझ पर जादू कर दिया है। तो बता सोनी बेटा। अरे मम्मी, हेल्दी खाना खाना भी तो जरूरी है ना। ला कर लो बात, अब तू भी अपनी भाभी का पक्ष लेगी। अरे मम्मी जी, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? अब तू मुझे खाना बनाना सिखाएगी? तेरी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा साल से तो मैं खाना बना रही हूँ। कमला, बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अब तो सब मुझे ही गलत कहेंगे। कमला उदास होकर वहां से चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। कमला को लगने लगा कि अब उसे कोई ठोस कदम उठाना होगा। बहू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं रोज सबके लिए पराठा, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी और पुलाव जैसा चटपटा खाना बनाऊंगी। तब देखती हूँ सब मेरी तारीफ कैसे नहीं करते। अब रेणु भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, आज तो मम्मी जी ने हद ही कर दी। अब मैं भी सबके लिए चाइनीज फूड, नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन, पिज्जा, सलाद, नाश्ता बनाऊंगी। तब सब बस मेरी ही तारीफ करेंगे। अब सास और बहू के झगड़ों के बीच घर में खाना बनाने का मुकाबला शुरू हो। रेणु ने ठान लिया था कि वो मॉडर्न तरीके से खाना बनाएगी और कमला ने अपने पुराने अंदाज में देसी खाना बनाना शुरू कर दिया। दोपहर में सब खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी आज मैंने सबके लिए नए तरीके के नूडल्स और स्प्रिंग रोल बनाए हैं, क्योंकि खाने में थोड़ा ट्विस्ट जरूरी है। ट्राई करिए। अच्छा, मैंने भी आज दाल, चावल, पराठा और चटनी बनाई है,
क्योंकि खाने का असली स्वाद तो यही है। अरे वाह भैया, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। हाँ पापा, आज तो मॉडर्न और देसी खाना एक साथ खाने को मिलेगा। क्या यार, मम्मी और भाभी ने तो खाने का कंपटीशन शुरू कर दिया है। ये सब क्या है? अरे आप भी कुछ बोलो ना, खाना खाओ और बताओ किसका खाना अच्छा बना है। हाँ बेटा जल्दी कर, पहले मेरे बनाया खाना खा। सबने खाना खाया और दोनों की तारीफ की। अब सास बहू दोनों मुंह बनाकर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह रेनू ने टिफिन में लेटेस्ट चाइनीज डिश, फ्राइड नूडल्स और हल्का सलाद पैक किया। वहीं कमला ने पंकज के लिए घर का बना देसी खाना, दाल चावल और पराठे बनाकर उसको दिए। देखिए पंकज, आज ऑफिस में मॉडर्न स्वाद का मजा लूटिएगा और वापस आकर बताना ये खाना आपको कैसा लगा। अच्छा ठीक है भाई। पर याद रखना बेटा, असली स्वाद तो देसी खाने में ही है। पंकज दोनों टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में जब उसने टिफिन खोला तो उसके साथियों ने 2 टिफिन देकर उसका खूब मजाक उड़ाया। अरे वाह, क्या बात है पंकज, 2 टिफिन। अब तुझे किसका चस्का लगा है, देसी या विदेशी? अरे यार छोड़ो ना, घर में रोज यही नौटंकी हो रही है। अरे तो नौटंकी के मजे ले। रहने दे यार, वैसे ही दिमाग खराब है। ऑफिस में मजाक उड़ने के बाद पंकज परेशान होकर घर लौटा। उधर घर पहुंचते ही कमला और रेणु दोनों पानी का ग्लास लेकर पंकज के पास आई और पूछने लगी, बता बेटा, आज ऑफिस वालों ने देसी खाना पसंद किया था ना? मुझे ये बता दीजिए किसका स्वाद अच्छा था। दोनों में से कुछ भी खाकर मजा नहीं आया। आप खुश? चलो जाओ दोनों अब। उधर शुरुआत में परिवार के लोग भी दोनों तरह के खाने को लेकर खुश थे, लेकिन जब रोज खाने की अलग अलग थालें टेबल पर आने लगी तो सबके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी। रोज रोज दोनों का खाने का अलग अलग स्वाद लेकर मजा ही नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब हमें एक फैसला लेना चाहिए। जब भी दोनों का खाना परोसा जाएगा तो हम सब खाना खाने के बाद खाने में मजा नहीं आया ऐसा बोलेंगे। हाँ पापा, ये सही रहेगा। सही है पापा, तब शायद मम्मी और भाभी का कंपटीशन खत्म हो जाए। इसके बाद घर में कई बार ऐसा ही हुआ। रेनू मॉडर्न चाइनीज फूड बनाती और कमला देसी खाना, पर हर बार सब खाना खाकर बोलते खाने में मजा नहीं आया। क्या भाभी, आज खाने में मजा ही नहीं आया? अरे पर मैंने तो इतनी टेस्टी डिश बनाई थी। मम्मी आजकल देसी खाने में मजा ही नहीं आ रहा, कैसे बनाते हो आप लोग खाना? खाते टाइम तो उंगलियां ऐसे चाट रहा था मानो कभी ऐसा खाना खाया ना हो। अब घर के खाने में वो मजा ही नहीं रहा। अगले दिन रात के खाने में रेनू ने अपने हाथ से एक नई चाइनीज डिश हक्का नूडल्स के साथ चिली सोया सॉस बनाया और कमला ने बड़े प्यार से सब्जी, चावल, पराठे और मीठी चटनी परोसी। लेकिन खाने के बाद फिर सबने वही शिकायत की, भाभी आज भी ऐसा ही है, खाने का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। लगता है मम्मी और भाभी का खाना अब कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। इस बात से रेनू और कमला दोनों बहुत परेशान हो गई। अब दोनों ने हार मानकर आपस में एक समझौता करने का फैसला किया। मम्मी जी, क्या हम आज मिलकर खाना बना लें ताकि घर में सबको एक जैसा स्वाद मिले? चलो ठीक है बहू, कल से हम दोनों का खाना एक साथ एक ही थाली में परोसेंगे। अगली सुबह दोनों ने पूरी मेहनत से खाना बनाया। रेनू ने अपना मॉडर्न खाना नूडल्स मंचूरियन बनाया, वहीं कमला ने देसी खाने का स्वाद बनाए रखने के लिए दाल, चावल, रोटी और चटनी तैयार की। दोनों ने मिलकर टेबल पर अपना अपना खाना एक ही थाली में सजाया और सबको बुलाया। आज तो लगता है दोनों का हाथ का स्वाद मिलकर कुछ अलग ही बना है। अब घर में झगड़ा कम हो जाएगा लगता है। हाँ, आज खाने में असली मजा आया। दोनों का खाना आज एकदम परफेक्ट है। जब प्यार से खाना बनाया जाए तो स्वाद में फर्क आ ही जाता है, और जब हम मिलकर बनाते हैं तो सबको एक जैसा मजा भी आता है। उस दिन परिवार में एक नई खुशबू थी। सास और बहू ने अपने पुराने झगड़ों को भूलकर साथ मिलकर खाना बनाया था। सभी ने मिलकर खाने का आनंद लिया। इस बार किसी ने भी शिकायत नहीं की और घर के सभी लोग बहुत खुश थे। अब हमेशा बहू और सास साथ मिलकर रहने लगे। दिल्ली के रहने वाले राठी जी के बेटे अशोक की शादी कुछ ही दिन पहले नंदिनी नाम की लड़की के साथ हुई थी। राठी जी के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी राधा थी। राधा की अभी शादी नहीं हुई थी। नंदिनी को भी ससुराल आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन वो एक बात से बहुत परेशान थी। उसे बार बार ऐसा लगता था जैसे उसके ससुराल के घर की और घर वालों की दोनों की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। लेकिन नंदिनी अभी नई नई आई थी, इसलिए उसने किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन जब शादी के 1 महीने बाद भी उसे अपने ससुराल वालों की वो खास आदत अच्छी नहीं लगी तो उसे अजीब लगने लगा और उसने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह का वक्त था और राठी जी अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे सुमित्रा, मेरा नाश्ता बना दिया क्या? बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी जल्दी नाश्ता बना कर ले आओ। अरे नाश्ता कैसे बनाओ, एक तो काम वाली सुबह सुबह आई नहीं, सारे के सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं।
एक भी बर्तन साफ किया हुआ नहीं है। नाश्ता क्या अपने हाथों में बनाऊंगी? हाँ मम्मी, आप ठीक कहती हैं। कल दोपहर से ना बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं। इतनी गंदगी मची हुई है, किचन में से बदबू आ रही है। ऐसे में नाश्ता कैसे बनेगा? मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, कल के बर्तन आज सुबह तक रसोई में पड़े हुए हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मुझे लगता है हमें गंदे बर्तन रसोई में नहीं रखने चाहिए। अरे भाभी, अब काम वाली एक वक्त आती है तो बर्तन तो रखे रहेंगी ना। लेकिन शाम के बर्तन हम लोग खुद भी तो साफ कर सकते हैं ना। अब देखिए ना, पापा जी रोज सुबह नाश्ते के लिए कहते हैं और नाश्ता मिलता नहीं है और उन्हें लेट हो जाता है। मैं देख रही हूँ ज़्यादातर दिन ऐसा ही होता है जब रसोई में बर्तन ही नहीं होते। अब रहने दो बहू, कौन बर्तन अपने हाथ से घिसे। तुम्हारे पापा जी बाहर से नाश्ता कर लेंगे। लेकिन मम्मी जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। अभी तो वैसे भी पापा जी तैयार नहीं हुए हैं। क्या बात कर रही हो भाभी? पापा तो दुकान जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उन्होंने तो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तभी वहाँ पर अशोक आता है। क्या हुआ? आपस में क्या बातें हो रही है? देखो तो, तुम्हारी बहू कह रही है कि तुम्हारे पापा जी दुकान जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अब तो तुम मुझे भी देखकर कहोगी कि मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं कब से देख रही हूँ आप वो बिना आयरन किए हुए कपड़े और पुराने घिसी पिटे शर्ट पहनकर ऑफिस चले जाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे बहू, तुम्हारे पापा जी को दुकान जाना है और अशोक को अपने ऑफिस। कौन सा किसी की शादी में जा रहा है? जैसे है वैसे चले जाएंगे। तुम ना इतना परेशान मत हुआ करो। लेकिन घर से बाहर तो अच्छे से निकलना चाहिए ना। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी। आप रसोई में जाइए, कोई भी एक बर्तन पानी से धोकर पापा और भैया के लिए नाश्ता बना लीजिए। पानी से धोकर नहीं, मुझे बर्तन अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। अरे कल से गंदा पड़ा हुआ है। अरे जल्दी से पानी से धो लो ना, क्या फर्क पड़ता है। नंदिनी जैसे ही रसोई में जाती है, वहाँ की हालत देखकर उसका सर चकरा जाता है। रसोई सब तरफ से गंदी थी, जगह जगह गीला सूखा कचरा पड़ा हुआ था। अरे बाप रे, रसोई तो बहुत ज़्यादा गंदी है। ऐसी रसोई में कोई खाना कैसे बनाएगा? इतना कहकर नंदिनी बाहर निकल जाती है। क्या हुआ? नाश्ता तैयार नहीं किया तुमने अभी तक? अरे बहू, मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। पापा जी, रसोई ना बहुत ज़्यादा गंदी है, एक भी बर्तन नहीं है, इसलिए आज आप बाहर से ही नाश्ता कर लीजिए। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कल से आपको टाइम पर और साफ़ बर्तनों में नाश्ता मिलेगा। भाभी, वैसे मजाक ना अच्छा कर लेती हैं आप। सुबह सुबह टाइम पर साफ बर्तनों में नाश्ता मिलेगा। लेकिन कैसे? हमारी काम वाली बाई दोपहर में 12 बजे आने वाली है, आपको पता नहीं क्या? आपको तो इस घर में आए हुए 1 महीना हो गया है। आप लोग उस बात की चिंता मत कीजिए, आप बस अपना काम करिए, मैं करती हूँ कुछ। सब लोग वहाँ से अपने अपने काम पे चले जाते हैं। राधा अपने कॉलेज चली जाती है, सुमित्रा कीर्तन में, अशोक अपने ऑफिस और राठी जी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। शाम के बाद जब सब लोग लौट कर आते हैं। अरे सुमित्रा, अगर चाय का बर्तन साफ हो तो ज़रा मेरे लिए चाय बना दो। अरे मैं तो खुद अभी अभी 2 मिनट पहले कीर्तन से लौट कर आई हूँ। आज तो नंदिनी सारा दिन घर में अकेली थी, उसे ही पता होगा बर्तन है या नहीं। अरे नहीं भी होगा तो पानी से धोकर साफ करके बना देगी चाय। लेकिन भाभी है कहाँ? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। मम्मी आप जरा रसोई में जाकर देखिए ना, नंदिनी कहाँ है? सुमित्रा और राधा दोनों उठकर रसोई में पहुंचते हैं और वहां जाते ही वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अशोक और राठी जी दौड़ते हुए रसोई में पहुंचते हैं और वहां जाकर बहुत चक्के रह जाते हैं। क्योंकि रसोई इतनी साफ थी जितनी उन्होंने कभी देखी नहीं थी। सारे बर्तन साफ किए हुए और अपनी जगह पर रखे हुए थे और पूरा किचन साफ सफाई की वजह से जगमगा रहा था और नंदिनी किचन को सही तरीके से व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। अरे ये तुमने क्या किया? ये हमारे ही घर की रसोई है क्या? बिल्कुल, ये हमारे ही घर की रसोई है। और अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको खाने में क्या खाना है, क्योंकि ना तो कोई बर्तन गंदा है और ना ही चीज़ें बिखरी हुई है। वैसे कुछ भी कहो बहू, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तुमने तो एक ही दिन में रसोई को कितना साफ कर दिया। रहने दीजिए पापा जी, ऐसी सफाई रोज रोज कौन करता है? काम वाली तो करने से रही।
और भाभी भी एक दिन में इतना थक जाएंगी कि वो 3 दिन रसोई में फिर से नजर ही नहीं आने वाली। वही तो मैं कह रही हूँ, एक दिन चमका लो, उसके बाद रोज रोज कौन सा कोई इतनी मेहनत करता है। रसोई तो फिर गंदी होने वाली है। अब भाई काम वाली आएगी, सुबह सफाई करके चली जाएगी, अगले दिन तक कौन इसे घिसकर साफ करेगा। आप लोगों को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज से रसोई को मैं संभालूंगी और आपको हमेशा वो ऐसी ही नज़र आने वाली है। सब लोग हैरान थे लेकिन खुश भी थे कि नंदिनी ने उस घर की रसोई को एकदम साफ सुथरा कर दिया था। रात के वक्त जब नंदिनी अपने कमरे में पहुंची तो उसने अशोक की अलमारी को खोला। अरे इस अलमारी में नहीं, तुम्हारे कपड़े दूसरी अलमारी में है। मुझे पता है, मैं आपकी अलमारी चेक कर रही हूँ। लेकिन क्यों? आप जिस तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपके किसी भी कपड़े पर आयरन नहीं होती और शर्ट देखिए कितनी गंदी और पुराने ज़माने की है। अरे पुराने ज़माने की नहीं है, तुम्हें तो हर चीज़ पुरानी लगती है। गंदी नहीं है, रंग ही ऐसा है। अरे जाने दो ना, तुम नहीं समझोगी। और तुम मेरी अलमारी से दूर हटो, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। लेकिन क्यों? हमारे पास सब कुछ तो है, ना पैसों की कमी है ना कुछ और। लेकिन आपके कपड़ों की और इस कमरे की हालत तो देखिए ज़रा। अरे मैंने कहा ना, मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। क्या नंदिनी अपने ससुराल वालों को समझा पाएगी? क्या नंदिनी अपने ससुराल वालों की रहन सहन के तरीके को साफ सुथरा और अच्छा बना पाएगी? जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का अगला भाग। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि दिल्ली के रहने वाले राठी परिवार के लोगों की और उनके घर की हालत कुछ ठीक ठाक नहीं थी। वो लोग ना ही अपनी रहन सहन को ठीक रखते थे और ना ही अपने घर को। लेकिन जब राठी जी के बेटे अशोक की पत्नी नंदिनी शादी होकर उस घर में आई तो उसने सबको बदलने की कोशिश की। क्या नंदिनी अपनी कोशिश में कामयाब हो पाई? आइए देखते हैं कहानी के इस दूसरे भाग में। नंदिनी ने अपने ससुराल की रसोई को तो ठीक कर दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों के गंदे कपड़े अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जब उसने अशोक से इस बारे में बात की तो वो अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह अशोक ऑफिस चला गया, राठी जी अपने बिजनेस पर चले गए, राधा कॉलेज चली गई और सुमित्रा जी हमेशा की तरह कीर्तन में। पूरा दिन निकल गया। रात को जब अशोक लौट कर आया और उसने अपनी अलमारी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी पापा राधा यहाँ आइए। क्या है ये सब? मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? अरे भैया क्यों शोर मचा रहे हैं? और आपके कपड़े कहाँ गए इसके बारे में हमें कैसे पता होगा? अरे क्या हुआ अशोक, ऑफिस से आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। घर में चोरी हो गई है क्या? पूरा दिन तो बहू घर में ही थी, भला चोरी कैसे हो जाएगी? तभी सबकी नज़र बाहर से अपने हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग उठाकर आ रही नंदिनी पर पड़ी। ये लो, भाभी तो शॉपिंग करके आ रही हैं। लगता है घर में चोर आया और भैया के सारे कपड़े लेकर चला गया। तुम्हारे भैया के कपड़े कोई नहीं लेकर जा सकता। इतने पुराने और मैले कपड़े तो चोर को भी नहीं चाहिए। अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हूँ मम्मी जी, और इसीलिए मैं अशोक के लिए सारे नए कपड़े लेकर आई हूँ। मेरे हाथों में जो शॉपिंग बैग है ना, इसमें सारे कपड़े अशोक के हैं। नंदिनी की बात सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। नंदिनी अशोक के सारे कपड़े अलमारी में जमा देती है। अशोक अपने नए कपड़े देखकर खुश होता है। अरे वाह नंदिनी, मेरी अलमारी कितनी अच्छी लग रही है ना। चिंता मत करिए, कल जब आप ऑफिस जाएंगे ना तो आप भी इतने ही अच्छे लगेंगे। मैं आपसे हमेशा से कहती थी ना अशोक कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अशोक अपने नए कपड़े पहनकर खुश था। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा और राठी जी ने राधा की शादी करने का विचार किया। मैंने राधा के लिए एक लड़का देखा है, कल सुबह लड़के वाले उसे देखने आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो राधा की उम्र शादी की हो गई है। अगर लड़का अच्छा हुआ तो हम जल्दी से उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन राधा को देखने के लिए अजय नाम का एक लड़का और उसके माँ बाप घर पर आए। ये है हमारी बेटी राधा, सारा काम करना जानती है और पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज है। कुछ ही दिनों में उसकी जॉब भी लगने वाली है। जी अंकल, मुझे भी एक जॉब वाली लड़की ही चाहिए थी। हाँ, वैसे आपकी बेटी दिखने में तो बहुत सुंदर है। देखिए आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है,
लेकिन ये रिश्ता हमें करना है या नहीं, ये हम आपको घर जाकर बताएंगे। हमें इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमारा कोई परेशानी नहीं, आप घर जाकर हमें अपना जवाब दे दीजिएगा। हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद है। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हम जल्दी ही शादी करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से राधा को देखने के बाद अजय और उसका परिवार अपने घर चला जाता है। लेकिन अगली सुबह अजय का फ़ोन आता है। मम्मी जी, पापा जी, वो अजय का फ़ोन आया था। हाँ हाँ बताओ बहू, क्या कहा उसने? अरे कहा क्या होगा, उसने तो कल ही कह दिया था उसे राधा बहुत पसंद है। पक्का उसने शादी के लिए हाँ कहा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक, अजय को राधा बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। अरे ये क्या मजाक है? अगर उस लड़की को मैं पसंद हूँ तो उसने हाँ क्यों नहीं किया? और उसे इतना घमंड किस बात का है? इसमें घमंड की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन उसका कहना है कि जिस तरह के कपड़े तुमने पहने थे और हमारे घर की जो हालत है, उसे देखकर उसे नहीं लगता कि ये रिश्ता होना चाहिए। अरे कपड़ों से क्या मतलब है? साड़ी पहनी तो थी राधा ने। वो क्या चाहता है मेरी बेटी बुर्खा पहन कर आए? मम्मी जी, बात साड़ी या बुरखे की नहीं है। बात यह है कि मेरे बार बार कहने के बाद भी आपने राधा को इतनी पुरानी साड़ी पहना दी थी। ना उसने कोई मेकअप किया था, ना ठीक से बाल बनाए थे। और हमारे ड्राइंग रूम और घर की हालत जिस तरह की है, उसे देखकर कोई भी रिश्ता करने को तैयार नहीं होगा। अरे बहू, तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम हमारे घर की नहीं बल्कि अजय के घर की मेंबर हो। देखो नंदिनी, तुम्हें अपने ससुराल की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। आखिरकार है तो ये तुम्हारा घर ना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ अशोक, बल्कि जिस वजह से राधा का रिश्ता होते होते रह गया है, वही वजह आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, मान लिया तुम्हारी बात सही है। चलो ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। मैं तुम्हें पूरे 20,000 देती हूँ, तुम इस घर की हालत सुधार दो। और अगर राधा का रिश्ता तब भी अजय के साथ हो गया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम जो कह रही थी वो सच है। ठीक है मम्मी जी, अगर आप यही करना चाहती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे बस 2 दिन का वक्त चाहिए। उसके बाद अजय खुद आगे से चलकर राधा का रिश्ता मांगेगा। राठी जी और सुमित्रा नंदिनी को 2 दिन का वक्त देते हैं और 20,000 रुपये। 2 दिन के बाद जब राठी जी और सुमित्रा अपने घर की हालत देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा किसका घर है। वही तो मैं आपसे कह रही थी पापा जी। लेकिन 1 मिनट रुकिए, आपके लिए एक और सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? घर को तो तुमने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इतना सुंदर लग रहा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे 1 मिनट, मैं राधा को बुलाती हूँ। तभी राधा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। उसके बाल बहुत ही सुंदर तरीके से संवारे गए थे और उसने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। अरे ये कौन है? ये आपकी बेटी राधा, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज उसने ठीक से साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहने हैं। देखिए तो उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ गई है। राठी जी और सुमित्रा इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। नंदिनी उन्हें बताती है कि अजय राधा से मिलने के लिए उनके घर आने वाला है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है हमारे दामाद जी घर आ गए। अरे उसे शादी के लिए हाँ तो करने दो, तुम तो पहले ही दामाद जी कहने लगी हो। चिंता मत करिए पापा जी, इस बार वो पक्के से हाँ करने वाले हैं। अशोक दरवाज़ा खोलता है। नमस्ते अंकल आंटी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, अंदर आ जाओ बेटा। अजय, मैंने तुम्हें स्पेशली हमारे घर बुलाया था क्योंकि मुझे लगा था तुम्हें एक बार फिर से राधा से मिलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि मुझे राधा से शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है बेटा? माफ़ कीजिए अंकल आंटी, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। सब लोग उसका चेहरा देखते रहते हैं। क्यों नंदिनी बहू, तुम तो कह रही थी कि अजय इस बार शादी के लिए हाँ कर देगा, अब क्या हुआ? अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पूरे 20,000 खर्च करवा दिए और मेरी बेटी का हुलिया भी बदल दिया, लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जाकर अजय से बात करती हूँ। नंदिनी अजय के पीछे पीछे दौड़ते हुए जाती है। अजय, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। अब तुमने राधा से शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? देखिए भाभी, आपके घर में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आपके सास ससुर के रहने का तरीका अब भी वही है। अंकल के कपड़े, आंटी का रहन सहन
अगर वो नहीं बदले तो चीज़ें फिर से खराब हो जाएगी। मुझे आप लोगों से दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसे घर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके घर वाले साफ सुथरे तरीके से रहते हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नंदिनी अब अपने सास ससुर का हुलिया पूरी तरह से बदल देती है और अगली सुबह फिर से घर के लैंडलाइन पर ट्रिंग ट्रिंग कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? अजय बेटा, हैं? तुम शादी के लिए तैयार हो? अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुना दी। इतना कहकर सुमित्रा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। देखा मम्मी, नंदिनी ने ठीक कहा था, अगर हम ठीक से रहते हैं ना तो लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होती है।